तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सॉरी फॉर द डिले इन द क्लास यार, मेरी तबीयत सही नहीं थी, है ना। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू गेट डेली वन चैप्टर। रोज आपको एक चैप्टर का वन शॉट मिलेगा। ठीक, चलो। तो बिना देर के हम सीधे अपने क्लास पे चलते हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका डिटर्मिनेंट्स, है ना। अब देखो यार, मैं चाहता हूँ कि ये डिटर्मिनेंट्स पढ़ने से पहले हम समझे कि इसकी डेली लाइफ में यूज क्या है। कोई भी चीजें होता है, हम फिजिक्स में मोशन पढ़ते हैं, है ना, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, कोई भी चीज तो वो हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसका हमारे डेली लाइफ में यूज है। तो आपका दिमाग थोड़ी इस चीज को कैच करे, इसलिए हम थोड़े इसकी हिस्ट्री में, हिस्ट्री नहीं हम बोल सकते, हिस्ट्री नहीं बोल सकते, इसके बस हम आपको यूज बताते हैं कि ये डिटर्मिनेंट्स का एक्चुअल में यूज क्या है। तो देखो, बड़े बड़े क्या होता है कि वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स निकालने के लिए हमें ये डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है। क्वांटिटीज, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स का यूज करते हैं। ठीक, और देखो इसका यूज क्या है। हाँ, और इसका यूज है कंप्यूटर। आज आप जानते हो कि कंप्यूटर का एज चल रहा है ना? तो आजकल क्या हो रहा है कि कोडेड मैसेज सेंड करने के लिए भी इस डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है। और इसको डिकोड करने के लिए इसको इनवर्टिबल मैट्रिक्स और उस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट से क्या करते हैं, इस मैसेज को डिकोड करते हैं ना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा मालूम होनी चाहिए, है ना। चलो, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा लेकिन छोटी छोटी चीजें। चलो, तो यार एक चीज देखो इसमें, ये जो डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर ये अकेला केवल ये चैप्टर नहीं है डिटर्मिनेंट्स। एक्चुअल में हम इसको मैट्रिसेस चैप्टर से पढ़ते हैं। इस चैप्टर का पूरा नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक, एक्चुअल में इसको क्या किया गया था, ये चैप्टर को हमारे हमको मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए ही ये डिटर्मिनेंट चैप्टर बनाया गया था। जो मैट्रिसेस क्या हो, जो स्क्वायर मैट्रिसेस हो, उनको सॉल्व करने के लिए क्या बनाया गया था, ये डिटर्मिनेंट्स बनाया गया था। ठीक, तो मैट्रिसेस आपने अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपने वो पिछले वाली वीडियो देखी होगी, हमने उसमें मैट्रिसेस के सारे टाइप्स एंड फुल ऑन चैप्टर कवर किया है। एंड अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके देखो, आई होप यू विल लाइक इट। ठीक है, चलो। तो हम आगे पीछे मैट्रिसेस की बात करते रहेंगे थोड़े बहुत, तब तक हम डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, तो पहला पॉइंट जो इसमें आपको जानना जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ ऐसे लिख दिया टू। ठीक, तो ये क्या है, ये जो ब्रैकेट है, अगर अगर नॉर्मल किसी बंदे को ये चीज दिखाई जाए तो वो समझेगा कि क्या है, ये मॉड है ना। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये मॉड नहीं है। ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स का सिंबल है। डिटर्मिनेंट्स जो क्या होता है, ये जो बीच का क्या है, ये टू क्या है, ये आपका एलिमेंट है ना। और इस ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग मॉड नहीं बोलते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी। और अनटिल अनलेस आप अगर किसी को बताओ नहीं तो वो बंदा यही समझेगा कि ये क्या चीज है, ये मॉड है ना। तो जो लिखता है वो इसे बोलता भी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ टू क्या होगा, वो टू होगा। ठीक, तो और फिर मैं अगर लिखूं कि -2, ऐसे ऐसे, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, टू नहीं लिखोगे, है ना। ये टू नहीं लिखोगे, क्यों। ये बहुत लोग गलती करते हैं, जब ये देखते हैं कि क्या है, ये मॉड है, लेकिन ये मॉड नहीं है। ठीक, इसमें जो एलिमेंट होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, ये केवल क्या होगी, -2 होगी, है ना। तो मेरे क्लास के बच्चों को इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि इस ये मॉड है कि क्या है। चलो, चूंकि डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिसेस वो होते हैं जिनकी रो क्या होती है, बड़ी। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो पहला वाला था, ये चीज, इसका ऑर्डर क्या था, 1 into 1 ऑर्डर था, है ना। तो ये क्या था, डिटर्मिनेंट्स आपका 1 into 1 ऑर्डर का था। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें ये मॉड है कि क्या है। ठीक, चलो,
दूसरा पॉइंट अपन को दिमाग में ये रखना है कि अच्छा ये देखो, मैंने आपको मैट्रिसेस पढ़ाया था, उसमें आपको स्क्वायर मैट्रिसेस थे, ठीक। ये मैट्रिसेस दुनिया में आई कहाँ से? हाँ, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, ये मैट्रिसेस आई कहाँ से? तो देखो, क्लास 8 में आपने पढ़ा था सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, है ना, क्लास 8 की चीजें हैं जिसमें आपको a1x प्लस b1y इक्वल टू जीरो देके आपको a और b के वैल्यू या x और y के वैल्यू आपसे क्या करता था, वो पूछ लेता था। तो वो तो अपन क्या सॉल्व कर लेते थे, आसान था। लेकिन पंगा तो हमें तब आता है जब वो हमें तीन इक्वेशन दे दे और हम उसमें एक्स वाई जेड, इनफैक्ट डब्ल्यू की वैल्यू, एक्स वाई जेड ऐसे करके हमें क्या बड़ी बड़ी इक्वेशन देकर और उसकी वैल्यू पूछ दे। तो इसी के लिए क्या आया आपका, मैट्रिसेस आया। और इसका एडवांस वर्जन हमें क्या मिला, डिटर्मिनेंट्स। हम डिटर्मिनेंट्स की मदद से ही ये मैट्रिसेस सॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो आप पूछोगे क्या, तो क्या सर ये 3 into 3 या 2 into 2, क्या ऐसी मैट्रिसेस को ये डिटरमिनेंट हमारा सॉल्व कर सकता है? तो मेरा आंसर है हाँ, ये कर सकता है। चलो देखते हैं। मान लो कोई एक इक्वेशन है, अगर मैं लिखूँ कहीं a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, ये अभी c1 नहीं, अभी यहाँ लिखते हैं अभी अपन, हम शुरू से शुरू कर रहे हैं ना, तो हमें क्या है, मान लो 0, ठीक। अब देखो, दूसरा इक्वेशन हम लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं आपसे क्या होगा, वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। a1x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b1y, है ना। तो ये अगर हमें इधर आ गया तो माइनस a1 अपॉन b1 इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो क्या होगा, वाई बाई एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस a1 अपॉन b1। एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से भी क्या आएगा, यही वैल्यू आएगा, माइनस a2 अपॉन b2। समझ में आया? चल, और देखो, अगर मैं इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या जो भी ऐसे करके, हाँ मैं ऐसे लिखूं कि a1 b2 माइनस a2 b1, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नॉट। तो अब देखो, अब आप चौंक जाओगे कि ये सर कैसे आप करती है ना। देखो, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिखूं a1 a2 b1 b2 इक्वल टू जीरो नहीं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब आप समझ गए कि ये 2 into 2 का क्या है, ये डिटर्मिनेंट्स है। आई होप यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो जाएगी, है कि नहीं। ये अब क्या आ गया आपका, ये 2 into 2 का ये डिटर्मिनेंट आ गया। तो ये कहाँ से आया आपको मालूम पड़ गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमने क्या किया, इसे मालूम किया। तो बेसिकली ये क्या होता है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का यूज ही यही है कि हम क्या करते हैं, इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करने के लिए हमने ये चीजें बनाई, ठीक। चलो, अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। भाई अब थर्ड पॉइंट क्या करता है, तो अब मैं ये समझूं कि आप इतने समझदार तो हो ही कि जब मैंने आपको 2 into 2 का डिटर्मिनेंट बता दिया तो आप 3 into 3 का गेस कर सकते हो। बहुत बच्चे बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं, ऐसे a1 a2 a1 a2 a3, सॉरी ये a1 a2 a3, सिमिलरली b1 b2 b3 ना, और c1 c2 c3। ये क्या हो गया आपका, 3 into 3 का डिटर्मिनेंट हो गया। चलो, तो आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। तो यार ये देखो, ये आपने बहुत, ये आप ही जानते होंगे, ये पुराना सा एक ऑर्थोडॉक्स मेथड है और ये बेस्ट है, जो आज भी यूज होता है। ये क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है हम क्या अल्टरनेट लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस प्लस। तो आई होप ये भी आपको ये चीजें मालूम होंगी। चलो, तो ये है। अब देखते हैं,
जब हम ये जो 3 × 3 का मैट्रिक्सेस है, ये सॉरी डिटर्मिनेंट, इसको जब हम लोग ओपन करते हैं, जो ये 3 × 3 का मैट्रिक्स हम इसे ओपन करते हैं, तो हमें एक ये ट्रेडिशन बन गया कि हम क्या ये पहले रो से पहले कॉलम से क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको सारे बेसिक्स डिटर्मिनेंट्स के समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आपके लिए अच्छी सी स्लाइड प्रिपेयर की है ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आराम से क्लियर हो। तो हम अपने पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ है। ठीक, चलो। तो यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट होता है, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए उतना सब किया। देखो, डिटर्मिनेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे भी, और कहीं कहीं बुक में या क्वेश्चंस में वो ऐसे भी लिख देता है। तो आपको ये दोनों चीजें देखिए कंफ्यूज नहीं होनी है। डिटर्मिनेंट्स आपके सिलेबस में 3 ऑर्डर तक ही है। एक्चुअल में ये जो 3 × 3 मैट्रिक्स अंदर वाली चीजें क्या होती है, ये एलिमेंट होता है ना। तो अगर मैं लिख दूं डिटर्मिनेंट 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, और डिटर्मिनेंट -2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। तो आई होप इतना चीजें आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हम क्या कर सकते हैं कि 1 × 1 मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट्स है। ओके, चलो अब देखते हैं। देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार ये मैट्रिसेस को ही सॉल्व करने के लिए चीजें बनती हैं। तो मैं आप यहाँ देख सकते हो कि ये क्या है, ये आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर क्या है 2 है। इसका ऑर्डर क्या है 2। तो यहाँ इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये फिर क्या हो गया है, ये चीजें आ गई हैं। तो जैसे मैंने पीछे आपको बताया, तो ये आपको क्या होगा क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो ये क्या है आपका मैट्रिसेस एक ऑर्डर 2 का। ठीक, अब देखते हैं हम ऑर्डर 3 का मैट्रिसेस। देखो, मैंने आपको बोला कि ये क्या ट्रेडिशन ही चल गया है कि एक्सपेंडिंग अलोंग दी फर्स्ट रो। इस पूरे डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए हमारे पास टोटल 6 तरीके होते हैं, है ना। ये जो मैट्रिक्स है, सॉरी, या फिर ये डिटर्मिनेंट है जो, इसको हम लोग क्या है, इसको 6 तरीके से खोल सकते हैं। और वो कैसे कैसे मैं बताऊंगा तो आप ज्यादा कंफ्यूज होगे। जो आपके सिलेबस में हम उतना ही देखते हैं, फिर हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। चलो, तो देखो, मैंने क्या किया, यहाँ से A1 लिया। तो जैसे बताया था कि इसे प्लस माइनस प्लस वही वाली चीज़ यहाँ आई है। तो जब मैंने पहला एलिमेंट लिया, तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे रो और कॉलम को गायब कर दूंगा। कौन सी यूज होंगी, ये वाला। तो देख रहे हो आप यहाँ आ गया ऐसे। सिमिलरली अगर मैं ये यूज करूंगा, है ना, सेकेंड वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट, तो ये आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो एक्चुअल में ये आके नीचे क्या हो जाएगा, आपको इतनी बड़ी वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट बस ये मालूम हो, तो यहीं से ये चीजें आई है ना। एक होता है सैरस, सैरस मेथड होता है, वो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना, लेकिन वो उससे ज्यादा चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई होगी कि क्या होता है। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का है, तो उसका डिटर्मिनेंट ऐसे होगा, और जो भी डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का है वो यहाँ, और ये डिटर्मिनेंट 3 का होगा। ठीक, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे वाली स्लाइड में क्या है देखते हैं। चलो, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैंने देखो क्या किया, मैंने एग्जांपल ले लिया है ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का और ऑर्डर 3 के भी मैट्रिक्स का, ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, है ना। चलो, तो ये क्या है, ये एक 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। और इसको अंडर एस्टिमेट मत करना इस छोटे से एग्जांपल को, क्योंकि आपको एक नंबर में, आधा नंबर में, एक दो नंबर में क्या करते हैं, ये पूछ देता है कभी कभी। ठीक, तो देखो, सेम, इसमें कुछ नहीं करना है, ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आपका 8 आंसर आ गया। अंडरस्टूड। चलो, अब देखो, ये डिटर्मिनेंट हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो, तो हम क्या करते हैं, कोई भी अगर ऐसे 3 × 3 का जो डिटर्मिनेंट्स हो, तो हम चेक करते हैं कि उसमें कहीं हमें दो ऐसे लड्डू मिले, दो जीरो मिल जाए, ताकि इससे हमारा क्या, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। क्योंकि वो क्या, पूरा वो रो, पूरी की पूरी वो कॉलम ही गायब हो जाती है ना, यहाँ से पूरी की पूरी कॉलम ही गायब हो जाती है। तो हमारे लिए क्या होता है, ये आसानी। तो हम क्या करते हैं कि फॉर इजियर कैलकुलेशन,
वी शैल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट along that row or column which contain मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो किसमें है? थर्ड कॉलम में हमारे पास क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है। तो आप देख सकते हो हम यहाँ से 4 लेंगे, तो अगर हम ये वाला एलिमेंट लेंगे तो इस ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम क्या हो जाएगा? ये गायब हो जाएगा, तो आपकी ये आ जाएगी। फिर हम क्या लेंगे? फिर ये जीरो वाला लेंगे, तो फिर ये क्या, ये पूरी चीज ही जीरो हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे कैलकुलेशन हद से ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। तो अगर आपको कहीं ऐसे दिखाई दे तो आप सीधे वहां क्या करोगे? अगर आपको कहीं जीरो ऐसे दिखाई दे तो वहां सीधे आप उसी कॉलम को पकड़ो और आपका क्वेश्चन तुरंत फास्ट हो जाएगा। आई होप छोटा सा एग्जांपल ये दोनों आपके क्लियर है। चलो, तो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखो, तो यार आपके सिलेबस में ये 12th की 2021 के सिलेबस में, सॉरी 2020 के सिलेबस में, जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट थे जिसमें हमको क्या करना पड़ता था, ये रो को चेंज करके वो कॉलम से इंटरचेंज करना पड़ता था, वो क्या कर दिया गया? वो आउट ऑफ सिलेबस, अब वो इस बार सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो आप हम उसे नहीं देखेंगे, तो इसीलिए आपको 4.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी करने की कोई जरूरत नहीं। फिर हम आगे देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या है। चलो, तो स्टूडेंट्स हम हमारे पास ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो, तुमने क्लास 10th में, क्लास 10th की ही ये चीजें हैं, ये वाला उसमें भी था ऐसे। अच्छा देखो, अगर कहीं कोई ट्रायंगल है और देते हैं कि ये अ, इसका लेंथ साइड वगैरह दे, तो वहां से तो एरिया निकालना आसान हो जाता है आपके लिए। लेकिन अगर कहीं ऐसे कोऑर्डिनेट दे दे तो उसके लिए हमारे पास क्या है? ये डिटर्मिनेंट्स है हमारे पास, है ना। हम लीनियर इक्वेशन से भी ये चीजें सॉल्व करते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या आता है? यही आता है। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है, जिसका एक वर्ड पे क्या है? पॉइंट है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस सिंपल से सीधे फॉर्मूला हमारे पास आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2, है ना। और ये जो चीज है, ये इससे आप कंफ्यूज मत होना, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा, या फिर कोई कोई डिटर्मिनेंट ए ऐसा। तो मतलब क्या बोलते हैं कि अनटिल एंड अनलेस इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? डेल्टा मान लेते हैं। समझ में आ गया? तो इसे कंफ्यूज मत होना। देखो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 1/2 x1 y1 एंड 1, x2 y2 1, x3 y3 एंड 1। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? 1/2। हम क्या लेंगे? जब x1 लेंगे, तो देखो यहाँ देखो, अगर हम एक ऐसे, तो ट्रिक बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं है। अगर यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 2 और 3, मतलब अगर x लेंगे तो y2 y3, फिर x2 लेंगे तो फिर 2 के बाद क्या आएगा? 3, और उसका अगर मैं ऐसे लिखूँ 1, कहीं लिखूँ 2 3, तो अगर आप एक मिनट थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, साफ कर देता हूँ। तो अगर आपको मिले 1 वाला ऐसे, तो आप क्या करोगे? उसके पास जस्ट 2 आएगा, आपके पास 3 आएगा, है ना। और जैसे यहाँ पे आपको 2 मिला है, तो 1 2 3 अगर मैं लिखूँ तो आपके पास 2 है, तो उसके बाद जस्ट बाद क्या आएगा? 3, और उसके जस्ट बाद 1। तो आप ये छोटा सा ट्रिक बना के इस चीज को आप याद कर सकते हो। ओके, आई होप इट हेल्प यू लॉट। चलो, अब आगे देखते हैं। हाँ, इसको क्लियर। ओके, जो हमारे पास अगला पॉइंट आ रहा है कि बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट इज जीरो। बोल रहे हैं कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनका एरिया जीरो होगा। अब आप में से कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये 3 कोलिनियर पॉइंट क्या है और उसका एरिया कैसे जीरो हो जाएगा? तो भाई यार देखो, 3 कोलिनियर पॉइंट मतलब 3 पॉइंट, अगर तीनों क्या हो? सेम लाइन में हो, और उनके कोऑर्डिनेट मान लो कुछ ऐसे x1 y1, x2 y2, या फिर x3 y3, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट क्या है? ये कोलिनियर पॉइंट है। तो अब आप ही बताओ कि इनका एरिया हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि एरिया क्या होता है? कभी भी एरिया क्या चीज का होता है? बाउंडेड रीजन का होता है। हम सर्किल का एरिया निकालते तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये भी क्या होता है? बाउंडेड रीजन का होता है। यहाँ पे क्या है? ये ट्रायंगल है, तो क्या ये इसका एरिया चारों से क्या है? बाउंडेड है। तो यहाँ तो यार ऑफकोर्स ये कॉमन सेंस की बात है कि इस लाइन का क्या होगा? एरिया कुछ होगा ही नहीं। तो ये पॉइंट अगर कॉमन सेंस वाला चीज है, यहाँ पे लिख दिया गया है बस, द एरिया ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट इज जीरो। क्योंकि जब 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे
तो वो कोई शेप बनाएंगे ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे दो ही पॉइंट एक लाइन में है ना, या तो अगर हम यहाँ से देखें तो ए और बी एक 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 पॉइंट में है, यहाँ बी और सी एक पॉइंट में है, और यहाँ पे सी और ए। तो अगर दो ऐसा है तो हो सकता है, लेकिन अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो ये कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे ही नहीं, कोई क्लोज्ड फिगर बनाएंगे नहीं, तो इसका एरिया ऑफकोर्स कॉमन सेंस वाली बात है, क्या होगा, 0 होगा। आई होप इट हेल्प। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर कोई इफ एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द डिटरमिनेंट्स फॉर द कैलकुलेशन। अगर आपको एरिया की कोई वैल्यू दी होती है यहाँ कैलकुलेट करने के लिए, दे दे कोई एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ ऐसा है ऐसे, तो हमें क्या जो वैल्यू दी होगी हम वही वहाँ यूज करेंगे, पॉजिटिव दिया हो या नेगेटिव दिया हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वाले फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा है और आपको ये 2-3 नंबर हमेशा देखे जाता है ना। और आगे हम अभी बोर्ड से क्वेश्चन करेंगे तो ये बार बार चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are 3 8 -4 and 2 5 and 1। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, जब हम ये पहले कॉलम या फिर जो भी बोले पहले रो के एलिमेंट को लेंगे, तो ये पूरा हम नहीं लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, सिंपल सा ये आएगा। तो वैसे ही क्या, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपको ऐसा मन करे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ABC, लेकिन क्वेश्चन को लेंदी करने से कोई फायदा है नहीं। x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो वही चीज़ है ये। फिर बाद में इसको आपको ऐसे सजाना पड़ेगा 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, है ना। तो ये चीज़ है, ये आसान सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं आगे फिर हमारे पास क्या है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। देखो इसका यूज कहाँ होता है। लेट द 2 पॉइंट बी x1 y1 x2 y2, लेट p x y बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, देन पॉइंट्स p a और कोलिनियर। अगर हर किसी ऐसे क्वेश्चन में दे देता है कि एक्स वाई एक पॉइंट मान लेते हैं हम उसी लाइन पे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए था, ये बी था, तो हम एक एक्स्ट्रा लाइन इस पे इसी पे क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं ना, कहीं भी इसी लाइन पे हम लोग मान लेंगे, ठीक। तो और इसीलिए क्या होता है, ये जब तीन आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ऐसे ऐसे x1 y1 x2 y2 और फिर ये x और y, तो हमें चीज़ें सॉल्व करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है, ठीक। जैसे ये सीबीएसई 2013 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, एकदम आसान सा है। देखो मैं क्या है क्वेश्चन, हो गया पहले पढ़ो। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग A13 एंड B00 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, है ना। डिटर्मिनेंट्स का यूज करके इन दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग को क्या करना, सॉल्व करना, इक्वेशन निकालना है हमें इसका। एंड फाइंड के की वैल्यू निकालनी है कब, इफ K0 इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट, है ना। देखो तो जैसे यहाँ पे क्या था, पी एक्स वाई हमने मान लिया है, तो वैसे हम यहाँ भी मान लेंगे कि जो डी K0 ये जो पॉइंट है, हम इसको कहाँ मान लेंगे, ये लाइन किस पे है, ए और बी पे है। तो देखो लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन ए बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा चीज़ है। हमारे पास ये जो है ये क्या है, ए वाले कोऑर्डिनेट है, ये बी वाले, और जो ये हमने एक्स वाई माना है वो क्या है, यहाँ ये पी वाला कोऑर्डिनेट है। तो हाँ हमारे पास क्या हो गया, उस लाइन का इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, पहला था कि हमें तो इक्वेशन निकालना है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, हमें कैसे निकालना है, देखो पहला स्टेप देखो, दो पॉइंट तो है ही ए और बी, ठीक। तीसरा, अब पूरा इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे पी एक्स वाई जो कि किस पे हो, वो ए बी पे हो, है ना, ताकि हमें क्या इक्वेशन निकालने में आसानी हो जाए। तो वही जो सेम चीज है, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, आपके इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला तो इक्वेशन निकालना है और दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया 3 स्क्वायर यूनिट, आपको क्या ये के की वैल्यू निकालनी है, जो अभी हम आगे देंगे। तो इक्वेशन का फर्स्ट हाफ इधर है और सेकेंड हाफ मैंने इधर सॉल्व किया है, ठीक। तो देखो, तो हमने क्या किया है कि मान लो कि कोई पी एक्स वाई पॉइंट है जो कि किस पे है, लाइन ए बी पे है।
तो हमने इसका भी कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दिया है, और सिंपल सा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से इसी का हमने यहाँ इस लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। तो देखो कुछ पैनिक नहीं करना है, बस 131 लिखो, 001, और जो एक्स्ट्रा हमें एक और चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ कलर चेंज करके लिख दिया हूँ। हम क्या ले लेंगे, एक दूसरा पॉइंट एक्स और वाई ले लेंगे, जैसे हमने क्या किया एक्स और वाई लिया है। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक, अब देखो दूसरा चीज बोल रहा है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हो, कितना दिया है यहाँ पे, 3 स्क्वायर यूनिट्स। 3 स्क्वायर यूनिट्स जब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया, जैसे मैंने पीछे क्या बताया कि अगर देखो यहाँ मैंने क्या यूज किया है, प्लस माइनस, मतलब जैसी वैल्यू दी हो हमें क्या करना है वैसा ही यूज करना है अपने हिसाब से। ये नहीं सोच लेना है कि लेंथ पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं करना है। चलो देखो तो हम क्या ले लेंगे, ये भी क्या है, एक कोई डी पॉइंट है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला 131 हम कोऑर्डिनेट्स रख देंगे, 001, जो बी वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये हमारा बी का है, ये ए का कोऑर्डिनेट है, और ये हमें जो पॉइंट डी के 0 मिला है। तो यहाँ से आसानी से सॉल्व करके ये जो 1/2 है इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया है, 6 हो गया है। सिंपल से यहाँ से के की वैल्यू +-2 आ गया। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान देना, हमेशा दो पार्ट पूछता है, एक तो आपको इक्वेशन निकालना होगा और दूसरा के का वैल्यू निकालना होता है। तो ये आसानी से निकल सकता है। जब इक्वेशन निकालना है तो हम क्या ले लेंगे, एक और तीसरा पॉइंट ले लेंगे कि वो उसी लाइन पर है, तो उससे हमारे यहाँ इक्वेशन निकल जाएगा। और दूसरा चीज, हमें क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, तो हम उससे सीधे के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, और ये मैं बार बार बताता हूँ कि टेम्पलेट क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, ऐसे सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप इसे कॉपी पे एक्स्ट्रा लिख लेना, इसको रिवाइज कर लेना, है ना? चलो यार, तो आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। उस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लेना एक कॉपी पे, क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, डेटा चेंज करके वो क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलो। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट, कोफैक्टर एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसे पूछता है, एक्चुअली 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना। ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है, जो आपके पेपर जब आपको मिलेगा बुकलेट, वहाँ सबसे एंड में ये क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको मिलता है। अब देखो, इनवर्स निकालने के लिए आपको ये दो चीजें मालूम होनी बहुत जरूरी है, ये एक एडजॉइंट और ये कोफैक्टर। जब ये दोनों चीज आपको मालूम होगा तो आप इनवर्स, इनवर्स कुछ नहीं है बेसिकली, ये स्टेप बाय स्टेप आप करते जाओगे तो इनवर्स आ जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, चूंकि हम लोग रिविजन करें तो आपको भी मालूम ही है ये चीज, है ना। तो देखो, मैंने यहाँ क्या किया है, एडजॉइंट निकालने का सिंपल स्टेप, आपने भी अपने दिमाग में कोई तरीका है, सबका अपना अपना तरीका होता है, सब अपना तरीका बिल्ड करते हैं। और मैथ कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कहीं ना कहीं हमको मेमोराइज थोड़ी बहुत स्टेप्स करने पड़ते हैं। तो देखो यार, मैंने एडजॉइंट निकालने के लिए 3 स्टेप्स लिखे हैं। पहला है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक, कोफैक्टर्स क्या है अभी हम देखेंगे। और सेकंड, उसका क्या करो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज में मैंने आपको पहले बताया कि रो कॉलम में चेंज हो जाता है और कॉलम रो में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और स्टेप 3 है नथिंग। ओके, हाँ, आप देख सकते हो। चलो तो यार, मैं आपको देखो, पहला क्या है स्टेप, कोफैक्टर निकालना है ना किसी मैट्रिक्स का। तो मान लो यहाँ ये दिया है, कोई मैट्रिक्स है A 2 3 1 और 4, इसका हमें क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर। ठीक, तो देखो कोफैक्टर मतलब क्या, मान लो देखो ए मतलब ये मैट्रिक्स का पहले रो का पहला एलिमेंट, जब हम ऐसे इसका कोफैक्टर लेंगे तो हम क्या करेंगे, पहला रो और पहला इसको गैप कर देंगे, तो जो बचा हुआ रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, ये एलिमेंट होगा A11। समझ में आ गया। और वैसे ही सिमिलरली A12 A21 और A22, है ना। अब देखो, द एडजॉइंट ए कैन ऑल्सो बी obtained by interchanging A11 एंड A22, मतलब पहले रो का पहले कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को भी इंटरचेंज करके और उसका साइन चेंज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 2 × 2 मैट्रिक्स है इसका हम लोग को फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन देखो यार, आपसे एक्चुअल में ये क्या बोलते हैं, ये ज्यादा ये पूछता है आप लोग से, है ना, ये वाला, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये 3 × 3 मैट्रिक्स जो होता है ये आपसे ज्यादा पूछता है। चलो हम इसका को फैक्टर निकाल के देखते हैं कि ये कैसे निकलेगा, है ना। तो देखो, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, इसी का आगे क्वेश्चन बनाता है इनवर्स निकालने का, देखो अभी बताता हूँ। तो बोल रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, जिसका ये एलिमेंट दिया है, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि एडजॉइंट निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो हमें क्या करना है, उसका कोफैक्टर निकालना है। और उस कोफैक्टर को जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा,
उस मैट्रिक्स का, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल जाएगा। सिंपल सा 2 स्टेप है। पहला क्या, कोफैक्टर निकालो, और दूसरा क्या है, एडजॉइंट निकालो। आई होप आपको याद हो गई होगी चीजें। तो देखो ये हमने ले लिया कि मान लो सी बी द कोफैक्टर ऑफ ए, है ना, ये एलिमेंट, और वो आपको ये सब चीजें मालूम है, ठीक। तो देखो मैंने क्या किया, C11, है ना, C11 ऐसे करोगे तो क्या, पहला रो पहला कॉलम गायब, जो चीज बचा वो यहाँ आ गया। फिर C12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, ये वाला ऐसे गायब, ये वाला ऐसे गायब, तो जो बचा 2 -3 -4 और 3, है ना, पहला रो दूसरा कॉलम बचा 2 -3 -1 एंड 3, या इट इज ओके। फिर वैसे ही पहला रो और थर्ड कॉलम, है ना। तो ऐसे ही बारी बारी से स्टेप ये सब में रिपीट होगा, ठीक। और ये आप यहाँ देख सकते हो कि ये वाला जो हमें वो था ओल्ड मेथड था, प्लस माइनस प्लस, है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये जो पुराना मेथड था ये हमारा क्या करता है, डिटर्मिनेंट्स में काम करता है। तो यहाँ यहाँ हम क्या करेंगे, जब इन सारे को फैक्टर्स को, ये 9, ये -3, ये 5, है ना, ये 9 -3 5, जब सारे एक जगह इकट्ठे हो गए है कि नहीं बॉक्स में, तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो गया, ये ए का एडजॉइंट निकल गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा चीज़ है। लेकिन ये क्या है, चूंकि बेसिक है, क्योंकि जब आपको इनवर्स निकालना होगा तो ये चीज़ें आपकी काम में आती है ना। अगर आपको ये कोफैक्टर निकालना नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। अगर आप बोल दो तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं करना है, इसका जो पहले कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर जैसे कैसे, हाँ, जैसे हम अगर पहला रो पहला कॉलम को बंद कर देंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, आ, इसको बंद कर देंगे, ये दोनों पहला रो दूसरा कॉलम, तो हमें 2 -3 1 और 3 मिलेगा, ठीक। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो, तो हम देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट स्लाइड, उस पे क्वेश्चंस वगैरह हो सकते हैं, देखते हैं। अब देखो यार, हमें इनवर्स निकालना है आगे जाके। अभी देखो यहाँ है क्या कि इनवर्स का फॉर्मूला है, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका तो पहले हमें डिटर्मिनेंट यहाँ निकालना पड़ेगा। इसको मॉड मत बोलना, है ना, मैंने पहली क्लास की स्टार्टिंग में बताया था, इसे मॉड नहीं बोलना है ना, ठीक। और क्या, हमको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और बस इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन करने से ही हमारा क्या, इनवर्स आ जाता है। सिंपल चीज है, ठीक। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो इतनी चीजें करने से हमारे क्या, ए का इनवर्स आ जाता है, और ये आराम से आपको 6 मार्क्स दिख जाता है। यही एकदम सिंपल सा चीज डिटर्मिनेंट का। देखो, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 3 पॉइंट जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बस दिमाग में रखते हुए आपको आगे करना है। देखो, अगर मान लो, देखो मैं पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो क्या, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। मतलब अगर वो 3 into 3 हो या 2 into 2 हो या 1 into 1, मतलब कहने का मतलब है कि उसके रो और कॉलम बराबर हो। तो ये देखो, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, देखो मतलब क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो गया, है ना, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपका जीरो हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता है ना, अभी हम आगे बताएंगे, जीरो के इक्वल नहीं आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक। अब देखो, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलेगा, देखो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, इमोशन में आके आपके लिए लिख दिया कि देखो इनवर्स तभी निकलेगा जब क्या होगा, वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी मैट्रिक्स क्या होगा। मतलब अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, अगर कोई आपको मैट्रिक्स दिया है ए, कुछ मैट्रिक्स, तो अगर इसका इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर ये केस हो जाएगा तो फिर हमारे पास दूसरे दूसरे कंडीशन होते हैं, ठीक। चलो, इस चीज को हम लोग, ये जो मेन चीज है इसको हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हाँ, इसको हम बड़ा कर दो। देखो ये क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स है, इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है और ये वेरीफाई करना है, ये तो बात की चीज है, चूंकि ये, हाँ ये देखते हैं हम इसे। देखो, तो मैंने पहले बताया कि इनवर्स निकालने के लिए आपको पहली चीज क्या आनी चाहिए,
कोफैक्टर, ठीक। फिर उस कोफैक्टर का एडजॉइंट करेंगे तो सॉरी उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसका एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकालना आपको पहले स्लाइड में सिखाया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ देखो। देखो इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखो हमने यहाँ इसका डिटर्मिनेंट निकाला, वही सिंपल सा रूल है ना, मैंने पहला रो पहला कॉलम ऐसे लिया तो हमें क्या मिला, ये वाला चीज मिला, ठीक। आई होप अब आप लोग यहाँ तक आ गए तो आपको ये बात है समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो देखो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो इसका डिटर्मिनेंट आया 1, जो कि क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 है। समझ में, इसका मतलब ये क्या है, ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। मतलब क्या, जब ये नॉन सिंगुलर होगा इसका मतलब क्या है, ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक। तो पहला चीज क्लियर कि नॉन सिंगुलर है, ओके। तो अगर नॉन सिंगुलर तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। फिर इनवर्स निकालने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और कोफैक्टर के बाद इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक। तो देखो हमने इसका क्या किया, यहाँ पे कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर को यहाँ से अरेंज किया, फिर इसका यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये मिल गया हमको एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को एज ए टेम्पलेट क्वेश्चन अपने लिख लेना कॉपी में, क्यों, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यहाँ ध्यान देना, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके, इसमें प्लस माइनस बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो आप एग्जाम में गलती करने का इसमें चांस होता है ना। कोई भी होता है तो इसमें कि आप हरी में होते हो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, हमें 6 मार्क्स भी चाहिए, गलती भी नहीं होनी चाहिए, तो इसमें गलती हो जाती है, ओके। तो देखो यार, क्या पहला कोफैक्टर निकालना है, दूसरा उसका ट्रांसपोज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका एडजॉइंट मिल जाएगा। डिटरमिनेंट आपने पहले से निकाल रखा है 1, और यहाँ पे क्या किया हमने, उसका क्या किया, यहाँ इनवर्स निकाल दिया। समझ में आ गया, चलो। तो ये हमें क्वेश्चन में एक्चुअली इतना ही पूछता है, लेकिन अब चूंकि कभी अगर क्वेश्चन चेंज कर दे, कुछ ज्यादा नहीं, क्या बोले कि हमें ये बताइए कि ए का इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू हमें क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखो ए के इनवर्स में ए से इंटू कर देना है, बस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, हमने कर दी तो हमें क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। तो इससे क्या हो गया हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस क्लियर। तो देखो यार, कुछ लोड नहीं लेना है, हमें क्या निकालना है, इनवर्स ही निकालना है ना यार। इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले कोफैक्टर निकालो, है कि नहीं, फिर उसको उसका ट्रांसपोज कर दो तो हम उसका एडजॉइंट मिल जाएगा। सिंपल सा बात है, सीधा इस फॉर्मूला इनपुट करो, आपका आंसर है। बस ध्यान रखना कि अगर ये नॉन सिंगुलर तभी इतना स्टेप आगे करेंगे, है ना, और नहीं होगा तो फिर वहां लिख देना दिस मैट्रिक्स इज क्या, नॉट इनवर्टिबल, हेंस इट्स इनवर्स कैन बी फाउंड, है ना। और आपके सिलेबस में बस ये वाली केस है। चलो अब देखते हैं यार, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा मैं कलर इसमें चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बोर ना हो आप। अब देखो यार, अब दे रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो मैंने पहले ही बताया था, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैट्रिक्स का इन्वेंशन किस लिए हो। देखो हम जब क्लास 8th में थे, 9th में, जब सिंपल हमारे पास दो वेरिएबल्स के, दो कांस्टेंट के कैलकुलेशन लीनियर इक्वेशंस आते थे तो हम आसानी से कर लेते थे। लेकिन जब हमारे पास 3 वेरिएबल्स आने लगे ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, हमें सबकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या हुआ, हमें दिक्कत होने लगा। तो इसीलिए अपन ने क्या मैट्रिक्स का डिस्कवरी की, है ना, मैट्रिक्स का डिस्कवरी हुआ, ठीक। तो देखो हम लीनियर इक्वेशन को, है ना, इनवर्स निकाल के कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन, अब देखो अभी क्या होता है, मैं बच्चों से मिलता हूँ तो बोलते हैं सर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम, सॉल्यूशन सॉल्यूशन। उनको एक्चुअल में ये बात मालूम ही नहीं है कि सॉल्यूशन होती क्या है ना, सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो मैंने एक सिंपल सा ये एग्जांपल लिया है यहाँ। तो देखो बोला कि अगर ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2, है ना, अगर हम इसमें x इक्वल टू 2 रखें और y इक्वल टू -3 दोनों में, तो क्या होगा यहाँ पे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा। अगर नहीं भरोसा तो करके देख लो, अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करूँ पहले क्वेश्चन में तो क्या हो जाएगा 3 2 प्लस, और ये -3 इक्वल टू 3, 3 टू 6, और ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस इक्वल टू 3, इसका मतलब 3 इक्वल टू 3, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया, ठीक। सिमिलरली अगर मैं दूसरे इक्वेशन में पुट करूँ, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देख लो, 2 2 प्लस y की वैल्यू -3 इक्वल्स टू 1, 2 2 जब 4 -3 इक्वल टू 1, तो क्या होगा 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा एल इक्वल टू आर। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो दोनों x और y की वैल्यू है, ये क्या है, इन दोनों इक्वेशन की साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन
क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जब हम आगे पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन में, तो हमारे पास कई प्रकार के सिस्टम्स आते हैं, ठीक, जिन्हें हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारा है कॉन्सिस्टेंट और दूसरा दूसरा हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। देखो कॉन्सिस्टेंट में क्या होता है, मैंने यहाँ क्लियर लिख दिया कि इसके पास क्या है, एक या एक से अधिक क्या सॉल्यूशन होंगे। अब सॉल्यूशन मतलब क्या है, एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक, देखो देखो जैसे यहाँ पे है कि एक्स की क्या है, एक वैल्यू यहाँ है, एक्स वाई की वैल्यू, और एक्स वाई की वैल्यू यहाँ है। मतलब इन दोनों से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कॉन्सिस्टेंट है। ठीक, आपको रटना नहीं है, बस सिंपल समझ लेना है। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कब कॉन्सिस्टेंट होगा, जब उसके पास एक या एक से अधिक सोल्यूशन होंगे। ठीक, इनकंसिस्टेंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, नो सॉल्यूशन। देखो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो, इसका क्या होगा, इसके एक्स और वाई की किसी वैल्यू के लिए ये दोनों साइमल्टेनियसली एक ही बार में, मतलब सेम एक्स वाई की वैल्यू के लिए, अलग अलग के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन सेम अगर एक्स वाई की वैल्यू जैसे यहाँ थी 2 और 3, ये सेम वैल्यू क्या थी, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही थी। लेकिन यहाँ हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो हम क्या बोलेंगे, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक, तो अब देखो, जो आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें हैं उसे देखते हैं। देखो वही चीज है यहाँ। हाँ, बोल रहा है कि एक कोई, हाँ खुद देखो क्या हो गया, ये यहाँ 3 आ गया ना, एक्स वाई जेड। अब इसी के लिए हमने इसी के लिए मैट्रिक्स का इन्वेंशन किया है ना, इसी कठिनाई से परेशानी से बचने के लिए हमने मैट्रिक्स का इन्वेंशन किया। ठीक, तो देखो क्या क्या एक्स वाई जेड, इतना बड़ा इक्वेशन आ गया हमारे पास, है कि नहीं। तो बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, वो क्या होता है सॉल्यूशन, मतलब इस तीनों इक्वेशन क्या करे, वो फुलफिल करे, इन तीनों इक्वेशन को क्या करे, वेरीफाई करे। तो ये तो हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है। मतलब हमें इस इक्वेशन का मैट्रिक्स के हेल्प से क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है ना। अब आसान चीज है, सॉल्यूशन निकालना है, कैसे निकलेगा, तो सीधा फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबको यहाँ अरेंज कर देंगे ऐसे, यहाँ से ए इसमें बी इसमें सी, सब अरेंज कर देंगे, तो आपको क्या हो गया, मैट्रिक्स बन गया, कोई एक ए मैट्रिक्स बन गया। ठीक, एक्स ले लेंगे, एक्स वाई जेड, यही तो सोल्यूशन हमें निकालना है, मेन मोटिव तो हमारी यही है। और फिर बी क्या है, D1 D2 D3 हमने क्या किया है, इधर ले लिया है इसके हमने। चलो अब देखो, इसमें दो केस हो सकता है, जिसमें से आपके लिए यही केस इंपॉर्टेंट है। ये केस आपके एग्जामिनेशन में आज तक नहीं पूछा है ना, तो इसको आप लोड नहीं लोगे। क्यों, देखो अगर मैंने बताया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, क्या बोला, जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो हम क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं, पहला स्टेप करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जीरो के इक्वल नहीं है, चलो बल्ले बल्ले इन्वर्टिबल है। फिर हम बोलेंगे क्या, वो कॉन्सिस्टेंट है, उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, और सिंपली इसमें पुट करेंगे तो हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हमें सॉल्यूशन मालूम पड़ जाएगा। अरे हम क्या करना है, मैट्रिक्स का हेल्प लेके लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। अब मैट्रिक्स का हेल्प क्यों लेना है, क्योंकि ये जो यहाँ पे क्या है, तीन तीन वेरिएबल है, दो वेरिएबल या एक वेरिएबल होता था क्लास 10th 8th में हमने पढ़ा, तो वो तो आसानी से हम कर लेते थे। लेकिन यहाँ क्या है, चूंकि बड़ा बड़ा इक्वेशन है, तो हमें क्या मैट्रिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। समझ में आ गया, इस चीज को ध्यान से देखना, कुछ नहीं, इसको मत देखो, ये आपको उतने काम लायक नहीं है, आपके काम लायक यही है बस। समझ में आ गया, ओ बंद नहीं होना, बंद नहीं होना। अब देखो मैंने आपके लिए एक छोटा सा तरीका अपनाया है। मैंने क्या किया है कि ये मैंने एल्गोरिथम में यहाँ स्टेप लिख दिया है मैंने, ताकि आपको निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, देखो क्या करना है, अगर कोई आपको मैट्रिक्स दे, तो आपको उसको इस फॉर्म में लिख लेना है, एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेना है। ठीक, आप क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना। ये क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, देन इट इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सोल्यूशन। मतलब क्या, वो नॉन सिंगुलर होगा, और उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन होगा, तो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर ऐसा होगा, तो वो क्या है, वो इन्वर्टिबल है, और उसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला है। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब क्या है, वो फैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देना है, तो एडजॉइंट मिल जाता है हमें। और सीधे इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स निकाल लेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू को यहाँ पुट करके, और क्या है, एक्स आपका क्या है यहाँ
सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो क्या करे, फुलफिल करे उस लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया? तो ये स्टेप बाय स्टेप, चलो हम इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर इफ आई हैव अरेंज्ड एग्जांपल्स वेयर इट इज, देखो यहाँ पे आपके लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने। अच्छा, इसका क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा है मैंने, अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ। उसके लिए क्या होगा कि ये ऐसा हो जाएगा, 6x माइनस 12y प्लस 25 इक्वल्स टू 4, 4x प्लस 15y minus 20 is equal to 3, and 2x plus 18y plus 15 z, और देखो यहाँ मैंने z छोड़ दिया है, z इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 10। और यहाँ आपको क्या लिख देगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मतलब मेथड मतलब क्या, x इक्वल्स टू ए इनवर्स b। समझ में आ गया ना? ए इनवर्स सबको मालूम है क्या होता है, x क्या होता है यहाँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड, या फिर अगर दूसरे टर्म में देख लो तो ए बी और सी की वैल्यू, मतलब क्या जो अगर इसमें मतलब पुट करें इन तीनों इक्वेशन में तो क्या हो जाए, उसका वेरीफाई हो जाए। तो देखो मैंने सिर्फ बताया ये पहला स्टेप, आप इसको ऐसे अरेंज कर लो, ठीक। दूसरा स्टेप आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ इसका इनवर्स निकाला है ना, x इक्वल टू, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा तो कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर का एडजॉइंट है ना, और उसका फिर मैट्रिक्स B के साथ इनटू, देखो यहाँ इनवर्स निकाला है 1 अपॉन ये रहा है ना। एक स्टेप ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, उसको आप पैनिक मत करना, वो आप समझते हो चीज, ठीक। तो यहाँ एक्स वाई और जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, 1/3 एंड 1/4। तो यही जो एक्स वाई जेड है, यही इस पूरे मैट्रिक्स का काम ही यही है कि आपको इस इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ये क्या करेगा, आपको इसका सॉल्यूशन निकाल के दे। समझ में आ गया? तो देखो मैं एक बार 2 मिनट में आपको मैं चीजें रिकैप कर देता हूँ, है ना। देखो पहला पॉइंट ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर अगर ऐसा हो गया तो वही आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, वो आपके सिलेबस का है नहीं, है ना, वो आपसे पूछेगा ही नहीं ऐसे, क्योंकि नहीं तो अगर वैसा होता तो क्वेश्चन यहाँ दूसरा आता है, 4 की जगह 0 आता है, 3 की जगह 0 और 10 की जगह 0 आता है ना, वो क्वेश्चन दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, वो आपसे अभी कहीं बोर्ड में नहीं पूछा है ना, वो आर डी शर्मा वगैरह में लास्ट एक्सरसाइज दिया है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज। आपको वैसे अगर ट्राई करना चाहिए, अगर जेई मेंस वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आर डी शर्मा इज बेस्ट एंड यू शुड प्रिपेयर फ्रॉम इट, ओके। सो पहला ये होना चाहिए कंडीशन, ठीक। दूसरा क्या करना है आपको, ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में इसको अरेंज कर लेना है। मेरा मोटिव क्या है, यही तो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स आप जानते हो क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट निकालना किसको नहीं आता है, बच्चे बच्चे को आता है। चलो स्टूडेंट, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा जो डिटर्मिनेंट का चैप्टर है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो मैं आगे आपको बोर्ड से क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इस चैप्टर से कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछता ही नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम टेम्पलेट क्वेश्चन है, हु बहु क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बस डेटा चेंज कर देगा, ठीक। पहले भी क्या, वो आपको दे देगा कि कोई मैट्रिक्स दे देगा 2 नंबर में, उसका क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है, तो वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल करके बताया, ठीक। तो इस चैप्टर से कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं कि आपको वो कुछ नया इसमें इन्वेंशन करेगा, है ना, जो आपके सिलेबस में है वही आपसे पूछेगा, ठीक। और सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, और आप अच्छे से तैयारी करो। डिटर्मिनेंट आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड कुछ if you have something to say then you can comment down below, okay. Don't forget to please like, share and subscribe the channel as usual, okay. So thank you students for watching this video.